हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि। और आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी वीकली करंट अफेयर, यानी कि 12 से लेकर 18 नवंबर 2023 का जितना भी आपका इम्पॉर्टेंट अपडेट है करंट अफेयर को लेकर आज की इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाली हूँ। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसीलिए हर हफ्ते आपके लिए मैं लेके आती हूँ पूरे हफ्ते का कंपाइलेशन। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 12 नवंबर से लेके 18 नवंबर तक के सभी इम्पॉर्टेंट अपडेट। तो बिना देरी करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। और आज की हमारी वीडियो का पहला प्रश्न है, आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर ये कौन बनी है? तो देखिए, बात करें आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर, तो इनका नाम है डायना अडुल्जी। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इमेज में आप देख सकते हैं, यही है डायना अडुल्जी जो बनी है पहली भारतीय महिला क्रिकेटर जो शामिल हुई है आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में। देखिए, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई भी चीज़ पहली बार होती है और स्पेशली अगर वो किसी महिला से रिलेटेड होती है तो वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर याद रखिएगा। अब हम थोड़ा जान लेते हैं डायना अडुल्जी के बारे में। तो देखिए, पूर्व कप्तान ये रह चुकी हैं, पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बन गई हैं जिन्हें शामिल किया है किसमें? हॉल ऑफ फेम में। अडुल्जी की अगर हम बात करें तो भारतीय महिला टीम के कप्तान रही हैं और बाद में इन्हें क्रिकेट प्रसारक भी ये बनी है। अब ये किसके द्वारा बनी है? आईसीसी के द्वारा। तो जान लेते हैं आईसीसी के बारे में, जिसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में, मुख्यालय है दुबई और अध्यक्ष इसके ग्रेग बागले। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और अभी आपको पता है कि इंडिया में वर्ल्ड कप चल रहे हैं, जिसको होस्ट कौन करता है? ये भी आईसीसी के द्वारा ही होस्ट किए जाते हैं। तो वर्ल्ड कप 2023 इसका आयोजन भी कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है भारत में। अगला आपका प्रश्न है, किस देश ने बिली जीन किंग कप 2023 का खिताब ये जीता है? तो देखिए, यहाँ पर बात आई है बिली जीन किंग कप की। तो ये जो खिताब है ये जीता है किसने? सही आंसर है इसका कनाडा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब देखिए, कोई भी आपको गेम दिखता है उससे रिलेटेड कोई भी ट्रॉफी या कोई भी अवार्ड होता है तो आपको पहले दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए कि ये जो कप है किससे संबंधित है। तो ध्यान रखना, जो बिली जीन किंग कप है ये संबंधित है टेनिस से, और टेनिस में भी किससे? महिलाओं की टेनिस से ये संबंधित है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और 2023 का ये खिताब जीता है कनाडा ने। कनाडा ने इटली को हराया है और किसको? बिली जीन किंग कप को जीत लिया है। यहाँ पे मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि बिली जीन कप ये होता है महिलाओं का टेनिस। वहीं बात करें डेविस कप की तो ये होता है पुरुषों का टेनिस। कनाडा की बात करें, राजधानी है ओटावा, मुद्रा है यहाँ की डॉलर, और प्रधानमंत्री तो इनका नाम है जस्टिन ट्रूडो। अगला प्रश्न है, सहारा समूह के संस्थापक कौन थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है? तो देखिए, सहारा समूह के संस्थापक ये थे सुब्रत राय, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। 75 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है। कहाँ पर? मुंबई में। और ये संस्थापक थे सहारा समूह के। ओरिजिनली अगर हम बात करें इनके जन्मभूमि की तो ये है बिहार के अररिया, और 1978 में इन्होंने सहारा इंडिया परिवार की शुरुआत की थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला आपका प्रश्न है, समान नागरिक संहिता अपनाने वाला भारतीय राज्य कौन सा बना है? तो देखिए, समान नागरिक संहिता अभी काफ़ी न्यूज़ में था, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 44 में लिखा गया है। और 44 किसके अंतर्गत आता है? ये आता है DPSP के अंदर, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो उसमें आर्टिकल 44 है, यानी कि अनुच्छेद 44, जिसके अंदर लिखा गया है यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। पहला राज्य है ये गोवा, जिसने इसको अपनाया हुआ है। और अभी से अपनाने की बात की है किसने? ये की है उत्तराखंड ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना। देखिए, अभी जो अपनाया है भारतीय राज्य ने ये है उत्तराखंड, लेकिन पहले से ही जिसने अडॉप्ट किया है ये है गोवा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अनुच्छेद 44 में है, DPSP के अंदर आता है। DPSP की बात करें अगर हम तो पार्ट नंबर 4 में है ये, और हमने आयरलैंड से इसको लिया है। तो ये भी ध्यान रखना। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो ज़रूर याद रखिएगा। उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो राजधानी है देहरादून, लेकिन अगर हम बात करें ग्रीष्मकालीन राजधानी की तो ये है गैरसेन।
मुख्यमंत्री हैं यहाँ के पुष्कर सिंह धामी और राज्यपाल इनका नाम है गुरमीत सिंह। अगला आपका प्रश्न है, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण की मेजबानी ये कौन सा देश करेगा? तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट की बात करें तो इसके दूसरे संस्करण की मेजबानी ये कर रहा है भारत। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, हमारे देश के विदेश मंत्री हैं जिनका नाम है एस जयशंकर। इन्होंने भारत की मेजबानी में आयोजित वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के दूसरे संस्करण को संबोधित करते हुए कहा है, और साथ ही में G20 की जो अध्यक्षता हुई थी उसकी उपलब्धियों के बारे में भी जिक्र किया है इसी चीज़ में। और साथ ही में इन्होंने बताया कि कैसे ग्लोबल साउथ या विकासशील देशों के सामने आने वाली चुनौतियों को हल करने का काम किया गया है। तो ये बेसिकली किया गया है विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा संबोधित दूसरा ही संस्करण था, आयोजित किया है किसने? भारत ने। मतलब बेसिकली जो मेजबानी की है वो की है भारत ने। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट यानी कि जो ग्लोबल टीबी रिपोर्ट है 2023 ये किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? तो ये रिपोर्ट जारी की गई है विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि जो WHO है इसका स्थापना कब हुआ था, और साथ ही में आप बताओगे कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है। तो दोनों ही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। अभी देखिए, मैंने आपको बताया कि जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है यानी कि WHO इसने ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 ये जारी की है, जिसमें 2022 में विश्व भर में जो टीबी रोग है जिसको हम क्षय रोग भी कहते हैं, इसके कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभाव को उजागर किया है। कोविड-19 के बाद अगर हम बात करें वर्ष 2022 में, तो विश्व भर में होने वाली मौतों का दूसरा प्रमुख कारण है वो टीबी ही देखने के लिए मिला है। टीबी की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के द्वारा, और ये एक संक्रमित बीमारी है। इसमें बेसिकली जो फेफड़े हैं, जो लंग्स हैं, वो प्रभावित होते हैं। अगला आपका प्रश्न है, विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किसने मंजूरी दी है? तो देखिए, पहली चिकनगुनिया वैक्सीन की अगर हम बात करें तो इसको मंजूरी दी है USA यानी कि अमेरिका ने। तो ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, दुनिया की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को अमेरिका के खाद्य और औषधि प्रसारण ने मंजूरी दे दी है। इस टीके का नाम आपको ध्यान रखना है, यह है इक्सचिक, और इस टीके को जो है फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी वेलनेवा ने तैयार किया है। देखिए, यहाँ पे अलग अलग 3 क्वेश्चन बनेंगे। पहला तो ये कि इस टीके का जो निर्माण है वो कहाँ पर हुआ है? तो इसको तैयार किया गया है फ्रांसीसी बायोटेक कंपनी में। इसका नाम आपको ध्यान रखना है, और साथ ही में इसको मंजूरी कौन से देश ने दी है ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि हाल ही में देखा गया इक्सचिक ये किस चीज़ से संबंधित है। तो ध्यान रखना, ये चिकनगुनिया वैक्सीन के लिए एक टीका है, मतलब चिकनगुनिया वैक्सीन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला आपका प्रश्न आएगा कि WHO की ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा किस देश में टीबी के केस पाए गए हैं? तो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा जो टीबी के केस देखने के लिए मिले हैं 2022 में वो मिले हैं भारत में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपसे पूछा था कि जो ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस रिपोर्ट है ये किसने इशू की है? तो ये की है WHO ने, और इसी के अनुसार ये बताया गया है कि वर्ष 2022 में सबसे ज़्यादा जो अगर कोई देश प्रभावित है टीबी के केस जिसमें देखने के लिए मिले हैं तो वो अपने देश भारत में ही देखने के लिए मिले हैं। बेसिकली इसमें जो लंग्स हैं, जो फेफड़े हैं, वो प्रभावित होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब टीबी की बात आई है तो जान लेते हैं वर्ल्ड टीबी डे के बारे में। तो वर्ल्ड टीबी डे ये हम मनाते हैं 24 मार्च को, और इसकी जो थीम है, इसकी थीम है बेसिकली क्या? यस वी कैन एंड टीबी। तो ये भी ध्यान रखना कि 2023 के लिए जो इसकी थीम थी वो थी यस वी कैन एंड टीबी। WHO के बारे में मैं आपसे पूछा है ऑलरेडी, आप बताएंगे कि इसकी स्थापना वर्ष क्या होगा, और साथ ही में इसका मुख्यालय आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा। इसके अध्यक्ष के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, अध्यक्ष का नाम है टेड्रोस अदानोम। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका प्रश्न आएगा, हाल ही में ICC ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है? तो ये आपने न्यूज़ देखी होगी। तो ICC ने अभी हाल ही में श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगला आपका प्रश्न है
और हाँ, इससे आप एक चीज़ और याद रख सकते हैं कि श्रीलंका के क्रिकेटर थे एंजेलो मैथ्यूज़, ये टाइम आउट होने वाले पहले क्रिकेटर भी बन गए हैं। अगला आपका प्रश्न है, विश्व पर्यटन बाजार का आयोजन ये कहाँ किया गया है? तो विश्व पर्यटन बाजार की बात करें तो इसका आयोजन ये हुआ है लंदन में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो बेसिकली इसका आयोजन ये नवंबर 2023 में लंदन में किया गया था और इस आयोजन में भारत की ओर से केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने हिस्सा लिया है। लंदन में एक चीज़ का उद्घाटन हुआ है, इसका नाम आप ध्यान रखेंगे, इसका नाम है अतुल्य भारत मंडप और अतुल्य भारत की थीम है विजिट इंडिया ईयर 2023। अगला प्रश्न है आपका कि अक्टूबर 2023 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ ये किसे चुना गया है? तो ये चुने गए हैं सचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड से हैं और हेले मैथ्यूज़, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि ऑप्शन नंबर बोथ ए एंड बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मेल कैटेगरी में इनको चुना गया है और फीमेल कैटेगरी में बने हैं हेले मैथ्यूज़। देखिए अक्टूबर को देख के आप कंफ्यूज नहीं होना, नवंबर में इनकी अनाउंसमेंट हुई है अक्टूबर के लिए, तो ध्यान रखना आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ फॉर अक्टूबर ये बने हैं मेल कैटेगरी में सचिन रविंद्र जो कि न्यूजीलैंड से हैं और हेले मैथ्यूज़ जो फीमेल कैटेगरी में चुनी गई हैं। तो ध्यान रखना हेले मैथ्यूज़ ये बिलोंग करती हैं वेस्ट इंडीज़ से और सचिन रविंद्र ये बिलोंग करते हैं न्यूजीलैंड से। आईसीसी की बात कर लेते हैं तो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसकी स्थापना हुई थी 1909 में। मुख्यालय है दुबई में और अध्यक्ष है ये है ग्रेग बार्कले। फिर है बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि बीएसआई ने किस राज्य में एपीफाइटिक पौधे की नई प्रजाति जिसका नाम है लिसियोनोटस की खोज की है? तो ध्यान रखिए इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए कुछ लास्ट वीक मैंने आपके साथ डिस्कस किया था एक मशरूम की प्रजाति के बारे में, तो उसका नाम भी आपको ध्यान रखना है और यहाँ पे ये डिस्कस हुआ है किसका, एफीफाइटिक पौधा जिसका नाम है लिसियोनोटस जो कि खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो देखिए बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने एक एपीफाइटिक पौधे जिसका नाम है लिसियोनोटस नाम चूमी की एक नई प्रजाति की खोज की है और इसका नाम जो है वो लिसियोनोटस रखा गया है और इस प्रजाति को अरुणाचल प्रदेश का पक्का केसांग जिले में खोजा गया है। बीएसआई की बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी 1890 में और मुख्यालय ये है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन है साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर ट्राइबल आर्ट एग्जीबिशन का आयोजन ये कहाँ पर हुआ है अभी हाल ही में? तो इस एग्जीबिशन का आयोजन ये हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। तो देखिए साइलेंट कंजर्वेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर आदिवासी कला प्रदर्शनी का आयोजन ये नवंबर में नई दिल्ली में किया गया था। प्रदर्शनी का आयोजन ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और सांकला फाउंडेशन के द्वारा जॉइंट रूप से किया गया और इस प्रदर्शनी का उद्घाटन ये हमारे देश के राष्ट्रपति जिनका नाम है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन सेवा ये किस राज्य में उपयोग की गई है? तो ये की गई है गुजरात में। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए गुजरात में भारत की सबसे बड़ी शीत तेल उत्पादन संयंत्र की स्थापना ये की जाएगी और इस संयंत्र की स्थापना ये भारत बोटैनिक्स के द्वारा की जाएगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि कौन सा देश आधिकारिक तौर पर यूरोपीय सशस्त्र सेनाओं की संधि से ये बाहर आया है? तो देखिए यूरोपीय सशस्त्र सेना की बात करें तो इससे अभी बाहर आया है रशिया। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर याद रखेंगे। अगर हम जानें कि यूरोप में पारंपरिक सशस्त्र से बलों की संधि ये क्या चीज़ है, तो ध्यान रखना ये आप यूरोप की हिस्ट्री में जाओगे तो आपको बर्लिन की दीवार के गिरने की स्टोरी पता चलेगी, ठीक है। तो ध्यान रखना इसके बाद 1990 में हस्ताक्षरित CFE का उद्देश्य था बेसिकली कि पारंपरिक हथियारों को सीमित करना और शीत युद्ध के प्रतिद्वंदियों के बीच में सेनाओं के तेजी से निर्माण को रोकना और इसका उद्देश्य शीत युग के प्रतिद्वंदी को ऐसी ताकतें बनाने से रोकना था जिनका इस्तेमाल तेजी से हमले में किया जा सके, तो ये भी ध्यान रखिएगा। शीत युग अभी हाल ही में मैंने आपको डिस्कस किया था नाटो से रिलेट करके, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला आपका प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने व्यापक डिजिटल विज्ञापन नीति 2023 को ये स्वीकृति दी है? तो इसके स्वीकृति यानी कि इसको अप्रूव्ड किया है किसने? सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर हाल ही में हॉट बैलून प्रोजेक्ट की किसके द्वारा शुरू किया गया? तो हॉट बैलून प्रोजेक्ट इसकी शुरुआत की गई है हरियाणा सरकार के द्वारा
ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और बेसिकली इसका जो उद्देश्य है वो है पर्यटन को बढ़ावा देना, तो इसीलिए हरियाणा सरकार ने इसको लॉन्च किया है। और इसको लॉन्च किसने किया है? ये किया है यहाँ के मुख्यमंत्री ने, जिनका नाम है मनोहर लाल खट्टर, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो उद्देश्य मैं आपको बता चुकी हूँ, पर्यटन को बढ़ावा देना। हरियाणा की बात कर लेते हैं। राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल इनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। फिर हाल ही में किस देश के द्वारा व्हाइट हाइड्रोजन ये खोजी गई है? तो व्हाइट हाइड्रोजन की बात करें तो इसकी खोज ये की गई है फ्रांस में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो थोड़ा हाइड्रोजन के बारे में भी जान लेते हैं। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखेंगे तो पहले नंबर पर जो आपको एलिमेंट देखने के लिए मिलेगा ये है हाइड्रोजन। काफ़ी अनस्टेबल एलिमेंट है, कहते हैं कि इसकी पोजीशन फिक्स नहीं होती, तो इसको पहले नंबर पर रख दिया गया। एटॉमिक नंबर इसका 1 है और इसके बेसिकली 3 आइसोटॉप होते हैं हाइड्रोजन के। 3 आइसोटॉप, पहला है प्रोटियम, एक है ड्यूटीरियम और एक होता है ट्राइटियम। अब ये आइसोटॉप्स क्या होते हैं? तो आइसोटॉप्स को हम कहते हैं समस्थानिक, यानी कि जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन मास डिफरेंट होते हैं। ठीक है, काफ़ी ये अलग से टॉपिक आपका आएगा साइंस की, जब हम साइंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको बस इतना ध्यान रखना है कि हाइड्रोजन हमारी आवर्त सारणी में पहले नंबर पर आता है और इसके 3 आइसोटॉप यानी कि 3 समस्थानिक इसके 3 होते हैं। ठीक है, अब वाइट हाइड्रोजन की चर्चा आई है तो जान लेते हैं कि वाइट हाइड्रोजन ये क्या होता है। तो सफ़ेद हाइड्रोजन या वाइट हाइड्रोजन की बात करें तो एक तरह से ये हाइड्रोजन का ही प्रकार है और वाइट हाइड्रोजन भी प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। हालांकि जो वाइट हाइड्रोजन है इसको वैज्ञानिकों के लिए एक नई खोज है। फ्रांस के द्वारा ये खोजा गया है। तो राजधानी जान लेते हैं फ्रांस की, जो कि है पेरिस, और यहाँ पे जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है ये है यूरो। फिर आपका प्रश्न कि किस देश की महिला क्रिकेटर जिनका नाम है मैन लेनिंग, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये बिलोंग करती है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखना, ये महिला क्रिकेटर है, नाम है इनका मैग लेनिंग, जो कि इन्होंने संन्यास लेने का फैसला लिया है और कहाँ से बिलोंग करती हैं? ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करती हैं। फिर हाल ही में चर्चा में रहा लॉस एंड डैमेज फंड का संबंध ये निम्नलिखित में से किससे है? तो लॉस एंड डैमेज फंड की बात करें तो इसका संबंध आता है जलवायु परिवर्तन से, यानी कि क्लाइमेट चेंज। तो ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए, इस फंड का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम के कारण समुदाय, देश और पारिस्थितिक तंत्रों को हुई हानि की पहचान करना और उसकी क्षतिपूर्ति करना। देखिए, क्लाइमेट चेंज आज के टाइम पे बहुत बड़ा इशू बन चुका है, पूरे ग्लोबल लेवल पे इसकी चर्चा है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी मात्रा में नुकसान हमें देखने के लिए मिल रहा है। तो ध्यान रखना कि लॉस एंड डैमेज फंड ये संबंधित है जलवायु परिवर्तन से। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड में रंजना देसाई कमेटी का संबंध ये किस विषय से है? तो देखिए, स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि गोवा के बाद में अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को किसी राज्य ने अपनाने की घोषणा की है तो वो की है उत्तराखंड राज्य ने। तो उत्तराखंड में ही ये है रंजना देसाई कमेटी और इन्हीं का संबंध है किससे? समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी से, यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो कि आर्टिकल नंबर 44 में आता है। और हमारे जो संविधान है उसमें किस में आएगा? ये DPSP के अंदर देखने के लिए मिलता है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमने आयरलैंड से लिए हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पार्ट नंबर 4 में ये लिखा गया है। तो रंजना देसाई कमेटी, इसका संबंध है किससे? समान नागरिक संहिता से। तो यहाँ पे मैंने बताया आपको कि रंजना देसाई कमेटी ये उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता से संबंधित है और ये रिटायर्ड जज है रंजना देसाई। इन्होंने उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार किया है। अगला प्रश्न है आपका एशिया और प्रशांत के लिए वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ क्षेत्रीय आयोग का 33वां सम्मेलन ये कहाँ आयोजित किया गया है? तो देखिए, बेसिकली एक रीजनल कमीशन है फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ये अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किया 33 कॉन्फ्रेंस। कहाँ पर? तो सही आंसर है नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए, भारत विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के एशिया और प्रशांत क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और भारत में कहाँ हो रहा है? ये भारत में हो रहा है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में आपने G20 का आयोजन भी देखा होगा, जिसे अब फॉर्मली हम कहने लगे हैं G21। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ की बात कर लेते हैं। मुख्यालय इसका पेरिस में है, स्थापना तो ये है 1924 में।
भारत और अमेरिका के बीच में 5वीं 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? तो अगर हम बात करें 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन, तो ये हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो देखिए 5वीं भारत अमेरिका 2+2 वार्ता है 2023, इसका आयोजन आपको देखने के लिए मिलेगा कहाँ पर? दिल्ली में। और कब हुआ है ये? 10 नवंबर 2023 में। 2+2 वार्ता क्या होती है? तो बेसिकली दो देशों के बीच में ये वार्ता होती है और दोनों देश की तरफ से उनके जो रक्षा मंत्री होते हैं और जो उनके विदेश मंत्री होते हैं, उन दोनों के बीच में बैठक होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मुद्दे रहते हैं ग्लोबल लेवल पर, उन पे ये चर्चा करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर किस देश में दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर बनाने की संभावना व्यक्त की गई है? तो देखिए अब ये बना नहीं है, सिर्फ संभावनाएं हैं कि हाँ ये बन सकता है दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर। तो ये संभावना आई है ऑस्ट्रेलिया से। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर याद रखेंगे। देखिए करंट अफेयर को सिंपल से याद करने का एक ही तरीका है कि आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ना शुरू करें। अब जैसे मैंने यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपको बताया, तो तुरंत आपको क्लिक करना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया से अभी मैंने आपको एक किसी महिला क्रिकेटर के संन्यास के बारे में बताया, तो आपको तुरंत वो रिलेट करना आना चाहिए। तो आप तब समझोगे कि आपका जो करंट अफेयर की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे तरीके से जा रही है। ठीक है, तो अब मैं भी ऐसे ही रिवाइज़ करती हूँ, ऐसी चीज़ों को याद करने की कोशिश करती हूँ और लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रहते हैं। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि कोई भी अगर आप एक चीज़ देखते हैं तो उससे संबंधित आपके दिमाग में जो है वो फैक्ट जो है वो चलने लगे। ठीक है, तो ध्यान रखना कि दुनिया का सबसे ऊंचा लकड़ी का टावर बनाने की संभावना ये हुई है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए इसकी ऊंचाई बताई जा रही है 191.2 मीटर और वर्तमान में C6 बिल्डिंग कहा जाता है। ये वर्तमान में रिकॉर्ड धारक से लगभग 2 गुना ऊंचा होगा, मतलब जो अभी वर्तमान में बिल्डिंग है उससे 2 गुना ऊंचा ये बनाया जाएगा। और वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची लकड़ी कंक्रीट हाइब्रिड इमारत ये एंसेंट टावर में देखने के लिए मिलेगी, जो कि 25 मंजिला इमारत है, लगभग 86 मीटर की ये है। फिर है भारत और किस देश की नौसेना के बीच में उत्तरी की खाड़ी में बोंगो सागर 23 का आयोजन हुआ है? तो युद्ध अभ्यास से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ध्यान रखना भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच में इसका आयोजन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। कब से कब इसका आयोजन हुआ है? तो नवंबर में 7 से लेकर 9 नवंबर के बीच में इसका आयोजन हुआ है। उत्तर बंगाल की खाड़ी में देखने के लिए मिला है। संस्करण आपको ध्यान रखना है, इसका 4th संस्करण ये था। अगला आपका प्रश्न है कि किस भारतीय नवाचार को अर्थशोट पुरस्कार 2023 ये दिया गया है? तो ये दिया गया है S4S टेक्नोलॉजीज़ को। तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली 5 विजेताओं को ये पुरस्कार देने की बात की गई है और इसमें एक भारतीय सौर ऊर्जा संचालित तकनीकी उद्यम है जिसका नाम है S4S टेक्नोलॉजीज़। और इसी के साथ एक और कंपनी है बुमित्रा, या बुमित्रा आप कहें, तो ये भारतीय मूल की अमेरिकी कंपनी है जो भी इन 5 विजेताओं की लिस्ट में शामिल है। इन पाँचों के पाँचों का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। इन्हें ही मिला है इस साल का अर्थशोट पुरस्कार। फिर किस शहर में 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये बना है? तो देखिए 22 लाख दिए की अगर हम बात करें दीपावली पर, ये ऑब्वियस है कहाँ पर बनेगा? ये बनेगा अयोध्या में, जिसे हम कहते हैं राम की नगरी। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए शुरुआत जो इसकी हुई थी 2017 से हुई थी कि जो हम दीपक जलाएंगे, तो उसके बाद से लगातार हर साल जो अयोध्या ये कोई ना कोई रिकॉर्ड बनाता हुआ आ रहा है और इस बार इसने 22 लाख दिए जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा लिया है। अयोध्या ये कहाँ पर है? तो ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है और इस बार इसने जलाए हैं पूरे 22 लाख से अधिक दिए इसने जलाए हैं। राम मंदिर के उद्घाटन की बात भी हो रही है, 22 जनवरी 2024 को इसका उद्घाटन होने वाला है। ये भी बड़ा देखने के लिए चीज़ होगी। फिर यूके कैबिनेट के फेरबदल में नए विदेश सचिव के रूप में ये किसे नियुक्त किया गया है? तो देखिए यूके कैबिनेट के फेरबदल में नए विदेश सचिव तो ये बने हैं डेविड कैमरन। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए अभी हाल ही में जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं जिनका नाम है ऋषि सुनक, तो इन्होंने अपना जो कैबिनेट है उसमें कुछ चेंजेस किए हैं। 13 नवंबर को ये बात की गई थी, 13 नवंबर को, और उसी में जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं डेविड कैमरन, इन्हें ब्रिटेन का नया विदेश सचिव ये नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है कि नई चेतना 2.0 अभियान या 2.0 अभियान ये किस मंत्रालय के द्वारा चलाया जाएगा? तो ये अभियान बेसिकली चलाया जाएगा ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे।
देखिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 25 नवंबर से लेकर नई चेतना 2.0 अभियान ये शुरू किया जाएगा और इस अभियान का आयोजन ये जेंडर आधारित हिंसा से बचे लोगों की सामूहिक रूप से मदद करने के लिए तैयार किया गया है। अगला प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट के पास में 21,500 फीट से स्काई डाइव करने वाली पहली महिला ये कौन बनी है? तो इनका नाम है शीतल महाजन। ऑप्शन नंबर ए जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, भारतीय स्काई डाइवर है ये शीतल महाजन। ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी जिसका नाम है माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाकर स्काई डाइव करने वाली पहली महिला बन गई हैं। फिर आपका प्रश्न आएगा कि भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब कितने स्टेशनों पर चालू है? तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का जो ये पहल है भारतीय रेलवे के द्वारा, ये अभी तक 1037 स्टेशनों पर आपको देखने के लिए मिलेगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही आंसर होगा। देखिए, भारतीय रेलवे की वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल अब देश भर के 1037 स्टेशनों पर चालू है और यह पहल स्थानीय लोगों को स्वदेशी उत्पाद बेचने के लिए विशिष्ट रूप से डिज़ाइन किया गया है और ये योजना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद के द्वारा डिज़ाइन की गई है। इस योजना का पायलट प्रोजेक्ट 25 मार्च 2022 को शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? तो देखिए, अगर हम कोई भी इनिशिएटिव या कोई भी योजना हम शुरू करते हैं तो पूरे देश में या पूरे एक स्टेट में इम्प्लीमेंट करने से पहले हम इसको किसी छोटे लेवल पे देखते हैं। अगर वहाँ पे सक्सेसफुल होता है तो फिर इसको बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो ध्यान रखना, जो मार्च 2022 में इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, सक्सेसफुल हुआ तो हमने फिर इसको आगे की और एक्सटेंड किए, हम इसको कर रहे हैं। फिर हाल ही में भारत में प्रतिवर्ष जो है बाल दिवस हम कब मनाते हैं? बाल दिवस यानी कि चिल्ड्रंस डे ये हर साल हम मनाते हैं 14 नवंबर को, जिस दिन होता है किसका बर्थडे? ये है आपका जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती। तो ये भी ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष के लिए जो थीम थी ये है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। देखिए, अब आप सोचेंगे कि बाल दिवस तो मोस्टली पता ही होता है, तो हाँ, ये आपको पता होगा कि 14 नवंबर को हम मनाते हैं। किसकी जयंती पर मनाते हैं ये भी आपको पता होगा, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इस बार की थीम, जो कि हर बच्चे के लिए हर अधिकार, यानी कि फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। तो ये भी ध्यान रखिएगा। फिर है विश्व चिकित्सा और स्वास्थ्य खेलों का आयोजन ये किस देश में किया जा रहा है? तो ये हो रहा है कोलंबिया में। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हाल ही में विश्व चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल का आयोजन ये कोलंबिया में किया गया है। और बेसिकली जो कोलंबिया में के कार्टिजेना में विश्व चिकित्सा इसका आयोजन करेंगे। ये चिकित्सा एवं स्वास्थ्य खेल का 22वां संस्करण था और इस चिकित्सा पेशेवरों के लिए एक ओलंपिक खेलों के रूप में भी जाना जाता है। फिर आईना पोर्टल ये किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? तो आईना पोर्टल की बात करें, इसकी शुरुआत हुई है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। हाल ही में आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा आईना पोर्टल का शुभारंभ किया गया और ये पोर्टल 5 आधार पर शहरों की जानकारी दिखाएगा। ये 5 आधार कौन कौन से हैं? तो एक है राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, एक होगा आपका वित्त, फिर होगा योजना, एंड देन है नागरिक केंद्रित शासन, और एक है बुनियादी सेवाओं के वितरण से जुड़े संकेतकों के आधार पर प्रस्तुत करेगा। यानी कि ये 5 आपके आधार होंगे और इसी आधार पर ये शहर की जानकारी दिखाएगा। फिर है भारत और किस देश के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है मित्र शक्ति 2023 का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है भारत और श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अब जैसे ही श्रीलंका आया तो आपको ध्यान आना चाहिए कि श्रीलंका ने अभी हाल ही में वीज़ा फ्री जो सेवा है अपनी वह शुरू की है भारत समेत 7 देशों के साथ में। क्यों? क्योंकि उसको अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करना है, उसको सुधारना है। तो ऐसे आप करंट अफेयर याद करोगे तो आपको लंबे समय तक याद रहेगा और आपका जो ये फोबिया है करंट अफेयर को लेकर कि कैसे हम इतना सारा कवर करेंगे, ये भी आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा जब आपको चीज़ें रिलेट करनी आनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना मित्र शक्ति अभ्यास ये हुआ है श्रीलंका में। संयुक्त सैन्य अभ्यास है एक्सरसाइज मित्र शक्ति 2023, इसके 9वें संस्करण का आयोजन ये पुणे भारत में किया जा रहा है और इसका आयोजन ये 16 से लेकर 29 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। भारत का प्रतिनिधित्व ये मुख्य रूप से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के द्वारा किया जा रहा है। फिर है एडल गिव हीरोन इंडिया परोपकार सूची 2023 में नंबर 1 दानवीर ये कौन रहे हैं? तो ये रहे हैं शिव नादर। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर किस क्रिकेटर ने 50वां वनडे शतक लगाकर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? तो ये आपने मैच ज़रूर देखा होगा।
ये हैं विराट कोहली। इन्होंने ही अभी सचिन तेंदुलकर जी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 50वां अपना वनडे शतक यहाँ पर लगा दिया है। सचिन तेंदुलकर जी की बात करें तो 452 पारियों में इन्होंने 49 शतक लगाए हैं और विराट कोहली ने मात्र 279 पारियों में 50 शतक लगाए हैं। फिर है राष्ट्रीय प्रेस दिवस, ये कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस की बात करें तो ये मनाते हैं 16 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए 4 जुलाई 1966 की ये बात है जब भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना हुई, लेकिन ये प्रभावी हुआ था 16 नवंबर से, इसलिए हम हर साल 16 नवंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय प्रेस दिवस। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की, तो इस सूचकांक में भारत का स्थान है 161वां और टॉप पर जो कंट्री है इसका नाम है नॉर्वे। फिर बीकानेर वाले के नाम से मशहूर किस व्यक्ति का निधन अभी हाल ही में हुआ है? तो इनका नाम था केदारनाथ अग्रवाल और इन्हीं का भी हाल ही में निधन हुआ है और ये बीकानेर वाले के नाम से मशहूर थे। काका जी के नाम से भी मशहूर थे केदारनाथ अग्रवाल। इनका 86 साल की उम्र में निधन हुआ है और इन्हीं के साथ साथ आपको सहारा इंडिया के जो संस्थापक थे सुब्रत राय, उनका भी याद रखना है, जो का अभी हाल ही में निधन हुआ है। ठीक है, उन्होंने मिठाई और स्नैक्स ब्रांड बीकानेर वाले की स्थापना की और कंपनी में भारत में 60 से अधिक आउटलेट्स आपको देखने के लिए मिलेगा और इंडिया के साथ साथ अमेरिका, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, नेपाल और यूएई जैसे देशों में भी इनके काफ़ी सारे आउटलेट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। फिर पूसा 2090 निम्न में से किस फसल की किस्म है? तो देखिए अगर हम बात करें पूसा 2090 की, तो ये एक प्रकार से चावल की किस्म है, तो ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। फिर किसी एक विश्व कप संस्करण में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड ये किस क्रिकेटर ने या किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? तो ये क्या है? विराट कोहली ने। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया होस्ट कर रहा है, तो आपने इसमें देखा होगा कि पूरे मैच में अभी तक भारत का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी अच्छा रहा है और उसमें विराट कोहली ने अपनी पूरी 50 सेंचुरी भी कर ली है। सचिन तेंदुलकर जी के रिकॉर्ड को भी इन्होंने तोड़ दिया है और इसी के साथ साथ किसी भी विश्व कप संस्करण में सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी इन्होंने अपने नाम कर लिया है। तो विराट कोहली ने बेसिकली 711 रन यहाँ पे पूरे किए हैं 2023 में जो वर्ल्ड कप चल रहा है। सचिन तेंदुलकर जी की बात करें तो ये रिकॉर्ड है इनके नाम दूसरे नंबर पे 673 रनों का। अब देखिए आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेट कप ये होस्ट कर रहा है भारत, ये मैंने आपको बताया, और इसी में भारत के बल्लेबाज है विराट कोहली। इन्होंने एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 10 मैचों में 711 रन इन्होंने बनाए हैं। अभी फाइनल भी रहता है, अब देखते हैं उसमें इनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है और उसके बाद इनकी जो रिकॉर्ड है, इनके जो रन है ये भी बढ़ सकते हैं। फिर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन ये कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा हरियाणा के फरीदाबाद में। ऑप्शन नंबर जो सी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन महोत्सव की बात कर लेते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की, तो इसका 9वां संस्करण 17 से लेकर 20 जनवरी 2024 तक फरीदाबाद हरियाणा में आयोजित किया जाएगा और इस बार की थीम होगी अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच। फिर वर्ल्ड फिलॉसफी डे ये कब मनाया गया है? तो देखिए वर्ल्ड फिलॉसफी डे की अगर हम बात करें तो हर साल नवंबर के तीसरे गुरुवार को मनाते हैं और इस बार ये दिन था 16 नवंबर का। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसकी थीम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। थीम है इसकी बहुसांस्कृतिक विश्व में दार्शनिक प्रतिबिंब, यानी कि फिलॉसफिकल रिफ्लेक्शन इन अ मल्टीकल्चरल वर्ल्ड। फिर किस देश के पूर्व क्रिकेटर जिसका नाम है मुथैया मुरलीधरन, इनकी बायोपिक है 800 ये रिलीज़ की हुई है। तो देखिए मुरलीधरन मतलब मुथैया मुरलीधरन ये क्रिकेटर है श्रीलंका के, मतलब पूर्व क्रिकेटर थे, तो इनकी अभी बायोपिक रिलीज़ हुई है 800 के नाम से। फिर हाल ही में 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित हुए हैं अपोलिना रिस डिसूजा। ऑप्शन नंबर ए आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए मंगलुरु के मांड शोभन के सहयोग से कुंडापुरा के कार्वलोहा परिवार के द्वारा आयोजित ये पुरस्कार है। इसके 19वें संस्करण का पुरस्कार ये कोंकणी गायक, गीतकार और संगीतकार, इनका नाम है अपोली नारिस डिसूजा को दिया गया है। फिर किस देश के कप्तान हैं बाबर आजम? इन्होंने अपने सभी प्रारूप की कप्तानी से इस्तीफा ले लिया है। तो ये हैं कहाँ के क्रिकेटर? तो ये हैं पाकिस्तान के कप्तान थे जिन्होंने अभी हाल ही में अपनी सभी प्रारूप की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। और इसके बाद आप ध्यान रखिएगा कि शाहीन शाह अफरीदी जो है ये पाकिस्तान में बाबर आजम की कप्तानी छोड़ने के बाद T20 टीम के कप्तान बनेंगे
और शान मशहूद की बात करें तो टेस्ट कप्तान ये होने वाले हैं। फिर शक्ति नीति किस क्षेत्र से संबंधित है, तो शक्ति नीति की बात करें तो इसका संबंध है कोयला मंत्रालय से। ऑप्शन नंबर बी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, शक्ति योजना की बात करें तो इसका उद्देश्य भारत में सभी थर्मल पावर प्लांट को कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है, जो कि पारदर्शी और उद्देश्यपूर्ण हो। कोयला मंत्रालय ने कोयला लिंकेज का विस्तार करने और बाजार में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शक्ति नीति में संशोधन किया है, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर किस देश ने दुनिया का सबसे फास्ट इंटरनेट ये लॉन्च किया है, तो ये किया है चाइना ने। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। इसकी जो स्पीड बताई जा रही है वो बताई जा रही है 1.2 टेराबाइट प्रति सेकंड ये स्पीड दे रहा है। चीन की बात कर लेते हैं। राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है यहाँ की रेनबिनबी और राष्ट्रपति तो ये सी जिनपिंग। बीजिंग से आपको ध्यान आएगा एससीओ का हेडक्वार्टर ये कहाँ पर है, ये है बीजिंग में। एससीओ यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। संघाई को समझकर आप संघाई को टिक मत कर देना, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है। भारतीय मूल के गृह मंत्री को यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री ने बर्खास्त कर दिया, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है सुएला ब्रेवरमैन। ऑप्शन नंबर जो बी है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ब्रिटेन की बात आई है तो यहाँ पर आपको तुरंत याद आना चाहिए कि अभी इन्होंने फेरबदल किया है अपनी कैबिनेट में और उसी में इन्होंने एक पर्सन की नियुक्ति की है डेविड कैमरन के नाम से, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो देखिए, सुएला ब्रेवरमैन की जगह विदेश मंत्री जेम्स क्लेवेरली को गृह मंत्री बनाया गया है और भारतीय मूल की ये थी, जो इन्होंने कई विवादित बयान जो है अभी हाल ही में दिए हैं। इन्होंने कहा है कि यूके भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद जो इमिग्रेंट्स की संख्या है वो बढ़ जाएगी। और इसके अलावा हाल ही में ब्रिटेन में जो फिलिस्तीनी समर्थक रैली को लेकर जो सुएला है, इन्होंने पीएम ऋषि सुनक को कमज़ोर लीडर बताया था और इसके बाद इन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। फिर गृह मंत्रालय ने किस राज्य में मैतेई चरमपंथी संगठन का गैर कानूनी संगठन घोषित किया है, तो ये क्या है बेसिकली मणिपुर से। ऑप्शन नंबर सी आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। देखिए, लंबे टाइम से आप देख रहे होंगे कि इस साल तकरीबन मई से आपको मणिपुर से संबंधित जो हिंसा है वो देखने के लिए मिली है। तो उसी में जो मैतेई चरमपंथी संगठन है उसको अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने गैर कानूनी ये संगठन घोषित कर दिया है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये संगठन बेसिकली मणिपुर को भारत से अलग करने की बात करता है और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत इस संगठन को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। मणिपुर की बात करें तो सीएम है एन बीरेन सिंह, राज्यपाल ये है अनसुईया उइके, राजधानी तो ये है इम्फाल, तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने डिस्कस की है आपके साथ 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो होपफुली वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पूरे एक हफ्ते का जो कंटेंट है ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीक, जिसमें हम पूरा अगले हफ्ते का कंटेंट डिस्कस करेंगे। अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछती हूँ जिसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आपका पहला प्रश्न रहने वाला है कि विश्व की पहली चिकनगुनिया वैक्सीन को किसके द्वारा मंजूरी दी गई है, और दूसरा आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी ने किस देश के क्रिकेट बोर्ड को सस्पेंड कर दिया है। तो इन दोनों का ही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे। तो आज के लिए इतना ही है, लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ 2 PDF के बारे में जिनको आप परचेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इन दोनों PDF के माध्यम से आपका जो पॉलिटी है वो भी बहुत अच्छे से कवर होगा और साथ ही में आपका जो 10 महीने का कंपाइलेशन हमने दिया है वो इंग्लिश मीडियम में भी आपके लिए अवेलेबल कराया जा रहा है, ये भी आप परचेस कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर डायरेक्टली आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।